हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 33वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 32 लेक्चर हो चुके हैं और हमारी यूनिट नंबर 4 चल रही थी। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि सर द्रवों का दाब क्या होता है, द्रव पर लगने वाला दाब क्या होता है, और हमने इस क्लास में डिटेल में चर्चा की थी कि सर द्रव के दाब में किस तरह से परिवर्तन होता है और क्या क्या एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। हमने समझा था कि सर एक बांध है तो बांध का नीचे का हिस्सा होता है वो थोड़ा मोटा बनाया जाता है और ऊपर का हिस्सा पतला बनाया जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, और अगर पानी के अंदर कोई बुलबुला है तो धीमे धीमे जब वो ऊपर जाएगा तो उसका आकार बढ़ता है। तो ये क्यों होता है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था इस क्लास में। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इस क्लास के बाद ये वाली जो क्लास है आप इसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सर गैसों का दाब। आखिरकार सर गैसें होती हैं वो किस तरह से किसी पर दाब लगाती हैं। तो गैसों के दाब का क्या परिभाषा है, वो परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख रखी है ऑलरेडी कि अगर कोई गैस है, कोई गैस एक या फिर एक से अधिक गैसें हैं, वो किसी वस्तु के ऊपर यदि दाब लगाती हैं तो इसी दाब को हम गैसों का दाब कहते हैं। ये तो एक नॉर्मल सी परिभाषा है। सर गैसों के दाब में जो हमें पढ़ना है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो गैसों के दाब का एक एग्जाम्पल है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है कि सर जो हमारे पृथ्वी के आसपास में एक वायुमंडल है और इस वायुमंडल में तमाम प्रकार की गैसेस हैं और उन गैसेस के माध्यम से हर एक वस्तु पर एक दाब लगता है, तो उस दाब को ही हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो इस क्लास में हम वायुमंडलीय दाब को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पर मैंने वायुमंडलीय दाब की परिभाषा भी लिखी है। ये क्या है, पृथ्वी पर उपस्थित वायु द्वारा प्रत्येक वस्तु पर एक दाब लगाया जाता है, इसे ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। कि पृथ्वी पर देखो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, EARTH, ये अर्थ है। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ये अर्थ पर व्यक्ति खड़ा है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, और हम ये मानते हैं कि सर ये तो अर्थ है और यहाँ तक वायुमंडल की परतें हैं। हमने माना कि सर यहाँ तक वायुमंडल की परतें हैं, जो पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल है वो यहाँ तक फैला हुआ है। तो हम अगर बात करेंगे सर इस व्यक्ति के ऊपर कितना वायुमंडलीय दाब लग रहा होगा, तो हम इस व्यक्ति के सिर का जितना भी एरिया होता है उस एरिया के बराबर में ही एक वायु स्तंभ मानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक व्यक्ति है ये, तो इसके सिर पर यहाँ पर एक वायु स्तंभ हम मान लेंगे कि इसके सिर पर कितना है, ये है, ये जो है ये हम मानेंगे कि इस व्यक्ति के ऊपर हवा का इतना स्तंभ है। अगर वायुमंडल यहाँ तक है, अगर वायुमंडल यहाँ तक है तो इस व्यक्ति के ऊपर ये इसके सिर के बराबर, एरिया के बराबर एक वायु स्तंभ बन जाएगा। ये है वायु स्तंभ, ये है वायु स्तंभ। तो ये जो वायु स्तंभ है ये इस व्यक्ति के सिर पर एक दबाव लगाएगा, उस दबाव को ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इस परिभाषा में मैंने वही लिखा है कि अगर हमारे पास कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को हमने इसे अर्थ पर खड़ा किया है, तो वो व्यक्ति के ऊपर उसके सिर का जितना भी एरिया होगा सर उस एरिया के बराबर में एक वायु स्तंभ माना जाएगा, और वो वायु स्तंभ इसके ऊपर जितना भी दाब लगाता है सर वही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अब हम समझते हैं कि सर वायुमंडलीय दाब के क्या मात्रक होते हैं। तो अगर हम मात्रक की बात करें, सर इसके मात्रक क्या होते हैं, वायुमंडलीय दाब के मात्रक क्या होते हैं, तो वायुमंडलीय दाब के हमारे पास 4 मात्रक हैं। तो हम देखें, पहला है वायुमंडल, पहला है वायुमंडल, इसको हम शॉर्टकट में ATM बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एक वायुमंडल, 2 वायुमंडल, 3 वायुमंडल, 4 वायुमंडल, इस तरह से ही होता है। तो हम इसको ATM कहते हैं। सर दूसरा क्या है, दूसरा है बार में इसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारा ये है। और तीसरा सर क्या है, तीसरा है पास्कल, इसको हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं। और सर चौथा है टॉर पढ़ते हैं इसको, टॉर। ये क्या होता है सर, जैसे कोई हमारे पास वायुमंडलीय दाब को मापने का एक यंत्र है, वैसे बैरोमीटर होता है। तो बैरोमीटर में होता क्या है, एक मरकरी है ना, मरकरी वो कितने mm ऊंचाई तक चढ़ गया है, जितने mm ऊंचाई तक चढ़ जाता है उसी को हम टार कहते हैं या टॉर बोलते हैं। तो हम ये कहेंगे Hg
की mm में ऊंचाई, मतलब मरकरी की अगर मिलीमीटर में ऊंचाई देखेंगे कितनी है, मिलीमीटर में कितनी ऊंचाई तक मरकरी चढ़ा है, तो उसे ही हम टॉर बोलेंगे। मान लीजिए अगर 500 मिलीमीटर ऊंचाई तक पारा चढ़ गया तो हम कहेंगे 500 टॉर हो गया। ठीक है, तो ये बात होगी। अब हम बात करते हैं सर ये एटीएम है, एक एटीएम किसके बराबर होता है, तो हम यहाँ लिखते हैं एक एटीएम, एक वायुमंडलीय दाब, ये किसके बराबर होता है, तो देखो एक एटीएम बराबर होता है 1.01325 बार। एक एटीएम इतने बार के बराबर होता है, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ सर पास्कल में, तो सर ये कितने पास्कल के बराबर होता है, तो हम कहेंगे सर ये होती है 1.01325 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ पास्कल, ये इतने पास्कल के बराबर होती है। मतलब एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है इतने बार के, और ये बराबर होता है इतने पास्कल के। अब हम टॉर में और बात करेंगे सर, टॉर कितना होता है, कितने टॉर, तो 760 mm ऑफ Hg, या हम इसी को बोलते हैं 760 टॉर, ये हम पढ़ देते हैं। तो ये है सर एक एटीएम की वैल्यू। अगर हम बात करेंगे सर ये जो एक एटीएम है, सर इसकी सर्वप्रथम ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये सब वैल्यू बराबर है आपस में। देखो ये इसके बराबर है। अगर आपसे ये पूछे कि एक वायुमंडलीय दाब कितने बार के बराबर होता है, तो हम कहेंगे सर इतने बार के बराबर होता है। फिर अगर पूछेगा कि एक वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होता है, तो इतने पास्कल के बराबर होता है। फिर पूछेगा कि एक वायुमंडलीय दाब कितने mm ऑफ Hg की होता है, तो हम कहेंगे सर 760 mm ऑफ Hg। तो ये हो गया हमारा ये। अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर इस बार और पास्कल को देखें, बार और पास्कल को, तो देखो ये वैल्यू तो बराबर है, ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर 10⁵5 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम यहाँ एक बात लिख सकते हैं, यहाँ से एक बात हम यहाँ समझ सकते हैं कि एक बार बराबर 10⁵5 पास्कल। इस बात को हम नोट पॉइंट में अलग से याद रखेंगे कि सर एक बार बराबर 10⁵5 पास्कल होता है। यहाँ से हम समझ सकते हैं सर ये वैल्यू बराबर है, तो एक बार बराबर 10⁵5 पास्कल के बराबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सर ये जो एटीएम है, ये जो वैल्यू है, इन वैल्यूज की गणना किसने की, सबसे पहले इसकी गणना किसने की थी, तो वॉन इसकी गणना सर्वप्रथम वॉन ग्यूरिक, ये एक जर्मन व्यक्ति था, एक जर्मन साइंटिस्ट था वॉन ग्यूरिक। इस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस एक एटीएम में आखिरकार कितना बार होता है, कितने पास्कल होते हैं, या कितना mm ऑफ Hg है, ये सब इसकी गणना सबसे पहले इसी ने की थी। अब हम बात करते हैं सर ये जो एटीएम की ये जो गणना की गई है, ये कहाँ पर की गई है, कहाँ की गई है। अब हम बात करें सर कहाँ हमें क्यों पूछ रहे हैं, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पूरी पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब की वैल्यू अलग अलग स्थान पर अलग अलग होती हैं। तो ये किस स्थान पर है, ये जो वैल्यू निकल के आई है ये किस स्थान पर है, तो हम कहेंगे सर ये है समुद्री तल पर, वो भी कितने 45 डिग्री अक्षांश, समुद्री तल पर 45 डिग्री अक्षांश, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर हम ताप की बात करें कि टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड और 45 डिग्री अक्षांश, वो भी समुद्र तल के अंदर, भूमि पर नहीं है, समुद्र तल के अंदर हमने इसकी गणना की है। ये जो वैल्यू है ये पूरी पृथ्वी पर सबसे मैक्सिमम मान है, वायुमंडलीय दाब का मैक्सिमम मान है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वायुमंडलीय दाब का मैक्सिमम मान कहाँ होता है, तो हम कहेंगे सर समुद्री तल पर होता है। कितना होता है, तो ये सब वैल्यू बराबर है, इतना होता है। अगर हम बात करें, ये हम लिख सकते हैं ये वायुमंडलीय दाब का मैक्स मान होता है, ये वायुमंडलीय दाब का मैक्सिमम मान होता है। ठीक है भाई, ये वायुमंडलीय दाब का मैक्सिमम मान होता है। अब इस मान को
समुद्र तल पर मापा गया है, समुद्र तल पर ये मैक्सिमम मान होता है। तो सर अगर हम बात करें सर भूमि पर कितना होता है, भूमि पर भूमि पर होता है एवरेज, एवरेज वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब। अगर हम बात करें सर पृथ्वी की जो सतह है उस पर हम वायुमंडलीय दाब की बात करें तो वहां पर सर एवरेज होता है। तो कितना होता है सर, हम डायरेक्ट याद रखेंगे सर 100 mm ऑफ Hg, ये डायरेक्ट याद रखो। पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह मतलब भूमि पर, पानी को छोड़कर, समुद्र को छोड़कर जमीन की बात करेंगे तो लगभग 100 mm ऑफ Hg होता है, ये एवरेज है। अगर हम बात करें सर वायुमंडलीय दाब की मिनिमम वैल्यू कहाँ होती है, तो सर वायुमंडलीय दाब वहां मिनिमम होगा जहां वायु होगी ही नहीं, तो वो तो सर स्पेस में होता है। तो वायुमंडलीय दाब की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, शून्य होगी, वो कहाँ होगी, स्पेस में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब की मिन वैल्यू, मिन VALUE, मिन वैल्यू कहाँ होती है, स्पेस, SPACE, स्पेस में। अच्छा ये होती कितनी है पहले तो शून्य होती है, और कहाँ होती है, स्पेस, SPACE, SPACE, स्पेस में। ये कहाँ होती है, स्पेस में। तो हम ये याद रखेंगे 3 पॉइंट। पहला कि सर एक एटीएम है, ये वायुमंडलीय दाब की पृथ्वी की सतह पर समुद्र और स्थल अगर दोनों मान लिए जाए सर मैक्सिमम कहाँ है, तो समुद्री तल पर सर मैक्सिमम है। और सर कितनी होती है, तो ये चारों वैल्यू बराबर है, इतनी होती है। अगर हम बात करें जमीन की भूमि पर, तो सर भूमि पर एवरेज वैल्यू होती है, भूमि पर एवरेज होता है कितना होता है, 100 mm ऑफ Hg होता है, इसका मतलब 100 टार के बराबर होती है। अगर बात करें सर दाब की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, तो 0 होती है, वो कहाँ पर होती है सर, स्पेस में होती है। अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछें आपसे कि सर वायुमंडलीय दाब को हम किस में मापेंगे, तो हम मापते हैं मिली बार में। तो हम यहाँ एक नोट पॉइंट लिख देंगे, वायुमंडलीय दाब को, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, मापते हैं मिली बार में, मिली बार हम याद रखेंगे। सर वायुमंडलीय दाब मापा जाता है मिली बार में, और सर किस यंत्र की सहायता से मापते हैं, तो यंत्र है बैरोमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे अगला कि वायुमंडलीय दाब मापा जाता, ये तो इकाई है, ये वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई है मिली बार। और वायुमंडलीय दाब मापने की एक यंत्र कौन सा है, यंत्र, यंत्र की बात करें तो बैरोमीटर, बैरोमीटर, या इसको वायुमंडलीय दाब मापी बोलते हैं। तो हम याद रखेंगे। देखो बैरोमीटर भी 2 प्रकार का होता है। तो अभी क्या है कि ये पूरा भर चुका है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम इस बैरोमीटर से बात आगे बढ़ाएंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम बैरोमीटर के प्रकार समझ लेते हैं। सर बैरोमीटर 2 प्रकार का होता है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। सर बैरोमीटर को हिंदी में वायु दाब मापी कहा जाता है। ये वायु दाब मापी है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सर निर्द्रव वायु दाब मापी, अगला है सर 14 वायु दाब मापी। सर इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं एनीरॉइड, एनीरॉइड, एनीरॉइड बैरोमीटर, बैरोमीटर, एनीरॉइड बैरोमीटर इसका दूसरा नाम है। और सर इसका दूसरा नाम है 14 बैरोमीटर, बैरोमीटर, 14 बैरोमीटर इसका नाम है दूसरा, और इसका नाम है एनीरॉइड बैरोमीटर। इसके आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किसने किया, आविष्कार। अगर हम बात करते हैं सर इसका निद्रव जो बैरोमीटर है, इसका आविष्कार किया था टॉरिशली ने, टॉरिशली, टॉरिशली, टॉरिशली ने इसका आविष्कार किया था। और अगर हम बात करें सर इसका आविष्कार किसने किया, आविष्कार, इसका आविष्कार किया था तो वैज्ञानिक था, इसका नाम था 14 नामक वैज्ञानिक, 14 वैज्ञानिक, ये एक जर्मन वैज्ञानिक था 14, और इसको कई देशों की नागरिकता प्राप्त थी। ये जर्मन का भी एक नागरिक था, और इसी के साथ साथ ये कई देशों की नागरिकता प्राप्त इसने कर रखी थी। तो 14 एक नामक एक वैज्ञानिक था। इस वैज्ञानिक ने इस 14 वायु दाब मापे की खोज की थी, इसीलिए इसका नाम 14 बैरोमीटर रखा गया। अगर हम बात करें सर ये जो निद्रव वायु दाब मापी है, इसमें क्या यूज होता है, इसमें यूज क्या होता है, इसमें यूज होता है धातु का लचीला बॉक्स, धातु
धातु का लचीला बॉक्स। अगर हम बात करें सर कि एनीरॉइड बैरोमीटर है, इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं सर? धातु के लचीले बॉक्स की सहायता से वायुदाब को मापा जाता है। इसमें किस किस की सहायता से वायुदाब को मापेंगे? तो हम कहेंगे सर इसमें एच जी की सहायता एच जी की सहायता से। इसमें क्या है यूज, इसमें हम किस चीज का यूज करते हैं? तो धातु का लचीला बॉक्स, और इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मरकरी का। सर मरकरी की सहायता से हम यहाँ पर वायुदाब को मापते हैं। हम अगर बात करें सर ये जो है इसमें इसमें किसका मापन होता है? तो देखो वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब की सहायता से, वायुमंडलीय दाब की सहायता से ये ऊंचाई ज्ञात करता है। ये ऊंचाई वायुमंडलीय दाब की सहायता से ये ऊंचाई ज्ञात करता है कि कितनी ऊंचाई पर एरोप्लेन उड़ रहा है। तो एरोप्लेन में ये वाला निर्द्रव वायु दाब मापी लगा रहता है, तो वो ऊंचाई को बताता है। लेकिन ऊंचाई निकालता किसके हिसाब से है सर? निकालता है वायुमंडलीय दाब के हिसाब से। तो हम इसको अल्टीमीटर भी कहते हैं, AL अल्टीमीटर, इसको अल्टीमीटर भी कहा जाता है। तो ये हो गया। अब इसका अगर हम बात करें सर इसका इस्तेमाल क्या होता है, तो ये क्या करता है कि ये वायुमंडलीय दाब को मापता है, और वायुमंडलीय दाब को मापने के बाद मौसम की जानकारी देता है। तो हम कहेंगे सर ये वायुमंडलीय दाब की सहायता से, वायुमंडलीय दाब तो मापता है लेकिन इसकी सहायता से ये मापता एक्चुअल क्या चीज है? ये मौसम ये मौसम को बताने के लिए ये भविष्यवाणी करता है। वायु दाब मापी ये वाला जो है 14 वाला, ये मौसम की जानकारी देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और धातु ये जो है ये ऊंचाई बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें इसके बारे में 4 पॉइंट इसमें पता चला, और इसके बारे में हमें ये कितने पॉइंट, हाँ 4 पॉइंट इसके बारे में ये पता चल गए। तो कुल मिलाकर ये हमारे बैरोमीटर यहाँ पर हुआ कि बैरोमीटर आखिरकार कितना होता है। सर 2 तरह के बैरोमीटर थे, एक 14 और एक एनीरॉइड। इसकी सहायता से सर हम वायु दाब मापते हैं, वायुमंडलीय दाब माप लेते हैं, लेकिन इसकी सहायता से मापते हैं वो मौसम की जानकारी देने के लिए। ये मौसम की जानकारी बताता है कि कब आंधी आएगी, कब चक्रवात आएगा, कब तूफान आएगा, कब मौसम साफ रहेगा, ये वाला। तो तुम देखते हो ना बैरोमीटर का पाठ्यांक, वो मैं बताऊंगा, अभी लास्ट में बताऊंगा बैरोमीटर का पाठ्यांक। तो वो बैरोमीटर का पाठ्यांक एकदम अचानक चढ़ता है या धीमे धीमे उतरता है, तो इस तरह से वो ये वाला होता है, वो मौसम की जानकारी ये देता है। और इसकी सहायता से हम ऊंचाई का मान निकालते हैं कि सर कितनी ऊंचाई पर कोई एरोप्लेन उड़ रहा है। तो एरोप्लेन में ये लगा रहता है और मौसम की जानकारी ये वाला देता है। अब हम यहाँ समझते हैं कुछ नोट पॉइंट यहाँ समझेंगे। पहला सर नोट पॉइंट यहाँ पर ही एक महत्वपूर्ण नोट पॉइंट है कि अगर हम बात करें सर कि ये जो वायुमंडलीय दाब है ये किस पर निर्भर करता है सर? इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले 4 कारक हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक 4 कारक हम यहाँ पर बताएंगे आपको। हमारे पास सर पहला कारक है ऊंचाई क्या कारक है सर? जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब में कमी आएगी। तुम कहोगे सर कैसे कमी आएगी, जरा बताना। तो मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, वही वाला अभी वाला एग्जांपल सोचो। यहाँ तक वायुमंडलीय दाब की, यहाँ पर मान लीजिए वायुमंडलीय जो परतें हैं वो यहाँ तक है, एंड यहाँ पर है। तो अगर इस व्यक्ति पर यहाँ पर ये पृथ्वी पर खड़ा है तो इसके ऊपर कितना एक वायु स्तंभ बनेगा? ये इतनी ऊंचाई का वायु स्तंभ बन जाएगा। अगर हम बात करें इस व्यक्ति के ऊपर तो ये H ऊंचाई का वायु स्तंभ बन गया। तो इतनी हवा है इसके ऊपर, तो ये दाब इतना लगाएगी। अगर कोई व्यक्ति, यही व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पहुंच जाता है, मान लो दूसरा कोई व्यक्ति है वो यहाँ पहुंच जाता है, अरे इतना लंबा थोड़ी होगा, ये इतना लंबा, यहाँ पर मान लीजिए कैसे भी करके ये उड़ गया, ऊपर पहुंच गया, तो इसके ऊपर वायुमंडलीय दाब की जो वायु स्तंभ बनेगा वो वायु स्तंभ ये बनेगा। तो हम यहाँ से एक चीज देख सकते हैं कि सर ये जो व्यक्ति है ये जमीन पर खड़ा है पृथ्वी पर, तो सर इसके ऊपर वायु स्तंभ इतना बड़ा है, और ये व्यक्ति अगर जमीन से ऊपर उठ गया तो इसका वायु स्तंभ घट गया, ये देखो कम है।
तो किस पर दाब ज़्यादा होगा? सर यहाँ ज़्यादा वायु है तो ये इस व्यक्ति पर ज़्यादा दाब लगा रही होगी, और इस पर कम है तो ये कम होता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा, क्योंकि वायु स्तंभ की वैल्यू कम होती जाती है, वो वायु स्तंभ घटता जाता है। तो हम बात करें सर, एक तो फैक्टर ऊंचाई है सर, दूसरा फैक्टर तापमान है, तापमान, और तीसरा फैक्टर है घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी पृथ्वी का घूर्णन, घूर्णन या फिर अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल। और चौथा फैक्टर है सर, चौथा फैक्टर है वायु का, वायु का संगठन मत करो क्योंकि वो तो हम वहां पढ़ेंगे, वायु के संगठन की बात हम करेंगे लेकिन वो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे वायु का संगठन वहां पर। तो अभी हम समझे सर, ऊंचाई, तापमान और पृथ्वी की घूर्णन या फिर अपकेंद्र बल, ये हम तीन यहाँ पर समझ चुके हैं। एक चौथा और होता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या है। ऊंचाई है, तापमान है, पृथ्वी का घूर्णन है और अपकेंद्र बल है, और एक और यहाँ होता है, वो अभी रुको, मैं क्या होता है वो देख के बताता हूँ अभी, क्योंकि एक और होता है, चार होते हैं कुल मिलाकर, चार होते हैं। चौथा वही क्या है, चौथा चौथा भाई नजर नहीं आ रहा मुझे, देखते हैं भाई क्या है चौथा। आप तब तक इसको नोट करो, तब तक मैं देखता हूँ सर चौथा क्या है। एक और है ना, चार चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो देखते हैं सर चौथा फैक्टर क्या है। वायु का, नहीं चौथा यही है, चौथे नंबर पर यही था जो मुझे पढ़ाना नहीं है, मतलब लिख देता हूँ यहाँ पर, वायु का, वायु का संघटन। ये वायु का संगठन है, ये मुझे पढ़ाना नहीं है, तभी मैं भूल रहा था इसको कि मैंने चौथा कौन सा है। ये है चौथा, वायु का संगठन। लेकिन इस वाले को हमें यहाँ नहीं पढ़ना, ये ज्योग्राफी में पढ़ना होता है सर। वायु का संगठन क्या होता है ये ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं डिटेल में। अब क्योंकि वहां पर वायु, पवन, हवा, चक्रवात वगैरह पढ़ते हैं, तो इसका वहां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, तो हम इसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इस वाले को यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इन तीनों को हम यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे। सर ऊंचाई, तापमान और घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन या फिर अपकेंद्र बल, ये तीनों पर निर्भर करता है। अगर हम बात करें सर यहाँ पर कि यहाँ इन तीनों को निकालें सर, ऊंचाई, ऊंचाई तो हमने देख ली है सर, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे घटेगा, तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे भी घटता है। तो ये जो तीन है, ऊंचाई, तापमान और घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन, अपकेंद्र बल अभी छोड़ो, अपकेंद्र बल नहीं, अपकेंद्र बल मैंने छोड़ दिया है, तो अभी मैंने केवल घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन लिया है, तापमान लिया है और ऊंचाई ली है। तो अगर हम बात करें सर वायु दाब, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब, ये देखो समानुपाती, वन अपॉन, वन अपॉन, अब वन अपॉन में देखो ऊंचाई भी आती है, तापमान का भी व्युत्क्रमानुपाती संबंध है और घूर्णन गति का भी व्युत्क्रमानुपाती है। और अगर बात करें तो सर अपकेंद्र बल का, अपकेंद्र बल का भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, अपकेंद्र बल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर, ये जो चारों चीजें हैं, ऊंचाई, 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 या यहाँ पर या हम लिख सकते हैं तापमान, तापमान, ये तापमान लिख सकते हैं, या फिर हम घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर हम अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, ये चारों हम डायरेक्ट एक लाइन में याद रखेंगे कि सर पृथ्वी का जो वायुमंडलीय दाब है, वो वायुमंडलीय दाब, ये हमारे पास, चलो हम इसको चार फैक्टर मानते हैं, ये चार फैक्टर हैं और इन चारों फैक्टर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब सर ऊंचाई बढ़ाएंगे तो वायुमंडलीय दाब घटेगा, सर अगर तापमान बढ़ाएंगे कहीं किसी जगह का तो वायुमंडलीय दाब घटेगा, तापमान बढ़ाएंगे तब भी वायुमंडलीय दाब घटेगा, ऊंचाई बढ़ाएंगे तब घटेगा, सर घूर्णन गति, पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है इसकी गति बढ़ाएंगे तब भी वायुमंडलीय दाब घटेगा, और सर अपकेंद्र बल अगर बढ़ाएंगे तब भी वायुमंडलीय दाब घटेगा। तो तीनों ये चारों हैं, ये चारों के चारों इसके साथ व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रखते हैं, व्युत्क्रमानुपाती का इनका संबंध होता है। अब आप बात करें सर ऊंचाई का, तो एग्जाम्पल हमको साफ दिख रहा है सर, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जो वायु स्तंभ है वो घटता जाता है, तो वो तो हमें साफ दिख रहा है। सर तापमान बताइए, तापमान में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए
तापमान अगर हम किसी जगह को गर्म करते हैं, कोई जगह है वहाँ अगर मौसम गर्म हो जाता है तो वहाँ की जो वायु है वो वायु उठकर ऊपर चली जाती है, गर्म होकर वायु हल्की हो जाती है और वायु अपना स्थान छोड़कर ऊपर चली जाती है। तो जब वायु यहाँ से ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, मतलब यहाँ की वायु अपने आप हटकर ऊपर चली गई है तो सर यहाँ खाली जगह रह जाएगी, बहुत कम वायु रह जाएगी, तो इसका मतलब वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो तापमान बढ़ने के साथ भी वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। अगला है सर घूर्णन, जैसे मान लो पृथ्वी घूर्णन कर रही है अपने अक्ष पर, अगर वो घूर्णन और तेज कर देगा तो उसके ऊपर जो गैसेस थी वो बाहर की तरफ भागना प्रारंभ कर देंगे। और मैंने ये बताया था जब मैंने आपको जब गुरुत्वीय त्वरण पढ़ाया था तो मैंने बताया था गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन घूर्णन के कारण। तो उसमें मैंने बताया था जब घूर्णन 17 गुना हो जाता है, पृथ्वी अपना घूर्णन 17 गुना कर लेती है तो पृथ्वी के ऊपर जितनी भी वस्तुएं हैं सब बाहर की तरफ भाग जाती हैं। दूसरा, जितनी भी गैसेस हैं सर वो भी बाहर भाग जाएंगी, गैस भी एक भी रुकेगी नहीं, तो पृथ्वी पर भी भारहीनता का अनुभव होगा, गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब सर वायुमंडलीय दाब शून्य हो जाएगा, तो घूर्णन का भी कारण है। और अपकेंद्र बल कब प्राप्त होता है, जब घूर्णन वस्तु कर रही है तो बाहर की तरफ एक बल लगता है गैस पर। मान लीजिए पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो पृथ्वी के चारों तरफ जितने भी गैसेस हैं उन गैसेस पर सब बाहर की तरफ एक बल कार्य कर रहा है, उसको बोलते हैं अपकेंद्र बल। अब घूर्णन जितना तेज होगा वो अपकेंद्र बल उतना ही बढ़ जाएगा, वही मैं कह रहा हूँ, घूर्णन बढ़ाएंगे तो अपकेंद्र बल बढ़ जाएगा और अपकेंद्र बल बढ़ा तो गैसों को पृथ्वी से बाहर खींच ले जाएगा। जब पृथ्वी से गैसें सब चली जाएंगी तो सर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं रहेगा, तो फिर वायुमंडलीय दाब भी शून्य हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सर ये चारों चीजें हैं वायुमंडलीय दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, हम डायरेक्ट इसको याद रखेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में 2 नोट पॉइंट और पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल समझेंगे कि सर इससे किस तरह से एग्जाम्पल्स आते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम आगे समझ लेते हैं कि सर आगे के नोट पॉइंट और एग्जाम्पल्स क्या हैं। देखो ये वाला नोट पॉइंट हम अभी समझ चुके हैं कि ये जो वायुमंडलीय दाब है ये ऊंचाई, तापमान और पृथ्वी की घूर्णन गति और अपकेंद्र बल इन चारों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी तो वायुमंडलीय दाब घटेगा, सर तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा वायुमंडलीय दाब घटेगा, सर पृथ्वी की घूर्णन गति अगर बढ़ेगी तब भी वायुमंडलीय दाब घटेगा, और सर अपकेंद्र बल, पृथ्वी अगर घूर्णन कर रही है तो बाहर की तरफ एक बल लग रहा होगा, पृथ्वी के ऊपर जितने भी गैसेस हैं उन गैसेस पर, सभी गैस पर बाहर की तरफ एक बल कार्य कर रहा होगा, वो होगा अपकेंद्र बल। अगर ये अपकेंद्र बल बढ़ेगा तब भी वायुमंडलीय दाब जो होगा वो घटेगा। इसका मतलब इन चारों का मान अगर बढ़ता है तो वायुमंडलीय दाब घटता है, ये हम याद रखेंगे। अब यहाँ से एक नोट पॉइंट है, एक हम नोट पॉइंट याद रखेंगे। देखो पृथ्वी के ऊपर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उस व्यक्ति पर लगभग 16,000 किलोग्राम, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर मैं 16,000 किलोग्राम का कोई बाट रख दूं, बहुत बड़ा बाट, तो वो व्यक्ति बहुत मतलब उसके ऊपर बहुत दाब महसूस होगा और व्यक्ति पिचक सकता है, मर भी सकता है। अब हम बात करें सर वायुमंडलीय दाब, हमारे ऊपर जो हवा है, अगर जमीन पर अभी खड़े हैं तो हमारे सिर के ऊपर एक वायु स्तंभ बनाया जाए अगर वायुमंडलीय परत की अंतिम परत तक, तो वो वायु कितना हमारे ऊपर दाब लगाती है, तो हम इसी बात को लिखेंगे 16,000 किलोग्राम। तो हम यह लिखेंगे किसी पृथ्वी पर किसी व्यक्ति पर वायुमंडलीय दाब लगभग, देखो लगभग का साइन है, लगभग 16,000 किलोग्राम वजन के बराबर लगता है। अब यहाँ पर एक आश्चर्य करने वाली बात है कि सर जब 16,000 किलोग्राम का इस 16,000 किलोग्राम वजन का अगर हमारे ऊपर दाब लग रहा है तब भी हम आराम से नॉर्मल खड़े हैं, आराम से वॉकिंग कर सकते हैं। सर हम तो महसूस करते ही नहीं है इस चीज़ को, हम इसको महसूस ही नहीं कर पाते हैं। तो सर इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो इसके पीछे लॉजिक समझिए कि मानव शरीर का वायुमंडलीय, मानव शरीर का रक्त दाब कितना है, रक्त दाब, तो हम जानते हैं कि सर मनुष्य के अंदर जो एक रक्त प्रवाहित हो रहा है तो उसके अंदर जो रक्त दाब है वो एवरेज ये होता है 120/80।
120/80। 120/80 का मतलब है सर 120 तब होता है जब हृदय संकुचित होता है, तो धमनियों में 120 होता है। 120 ये होता क्या है, mm ऑफ Hg ये होता है। मरकरी का 120/80 mm ऑफ Hg का मतलब है सर मरकरी जब हृदय संकुचित होता है तो मरकरी में जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है उसमें मरकरी 120 mm ऊपर चढ़ जाता है, और जब हृदय फैलता है तो फिर सिराओं में 80 होता है। तो ये होता है। अगर हम इसका एवरेज निकालें सर, एवरेज हम मानते हैं कि सर ये हमारे पास एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, और इसका मान लीजिए इसका कुछ मैंने नाक मुंह वगैरह कुछ नहीं बनाया क्योंकि इसके अंदर मुझे अभी कुछ दिखाना है। अगर हम जानते हैं कि सर 120/80 ये नॉर्मल है ब्लड प्रेशर, जो व्यक्ति के शरीर के अंदर से बाहर की तरफ एक दाब लगता है, तो हम बात करें सर इसका एवरेज कितना है। इसका अगर हम एवरेज की बात करेंगे, एवरेज तो 120 और 80 इनका एवरेज निकालेंगे तो 100 आएगा। कितना होता है 100। हमें पता चलेगा कि सर मनुष्य के अंदर 100 mm ऑफ Hg का दाब अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है। इसका मतलब ये है कि सर इस व्यक्ति का जो शरीर है ये बाहर की तरफ एक दाब लगा रहा होगा, और कितना लगा रहा होगा 100 mm, 100 mm का ये दाब लगा रहा होगा, ये बाहर की तरफ सब डायरेक्शन में। ये व्यक्ति है, व्यक्ति के शरीर के अंदर बहुत सारी धमनियां और शिराएं हैं, तो उनमें रक्त प्रवाहित होता है, तो वो एक दाब लगाता है, तो वो अंदर से बाहर की तरफ दाब लगाता है 100 mm ऑफ Hg, इतना दाब लगाता है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि सर पृथ्वी की सतह पर जो जमीन है, मैं समुद्र की बात नहीं कर रहा, मैं जमीन की बात कर रहा हूँ, पृथ्वी की सतह पर जो भूमि है उस पर एवरेज कितना होता है। पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह मतलब यहाँ भूमि लिख दे रहा हूँ ना, तो आप सतह पूरी समझ जाओ। भूमि पर एवरेज, एवरेज वायुमंडलीय दाब कितना है वो हम जानते हैं सर। एवरेज वायुमंडलीय, पूरा लिख देते हैं, वायुमंडलीय दाब वो कितना होता है सर, वो भी 100 mm होता है, अभी हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब ये है कि सर ये इस व्यक्ति के शरीर के अंदर से बाहर की तरफ एक दाब लगा रही है। इसकी धमनियों के अंदर रक्त है, वो धमनियों और शिराओं में एक बाहर की तरफ दाब लगाता है, वो है 100 mm, क्योंकि हम इसका एवरेज निकालेंगे 100 आता है। और हमने अभी पढ़ा है कि सर वायुमंडलीय दाब जमीन पर 100 mm होता है, तो इसका मतलब सर वायु हमारे चारों तरफ से दाब लगा रही होगी, वायु भी हमारे ऊपर चारों तरफ से दाब लगा रही होगी। तो वो कितना दाब लगा रही है हमारे ऊपर, वायु भी बाहर से 100 mm का दाब लगाती है। अब हवा हमारे बाहर से हमारे पूरी बॉडी पर अंदर की तरफ 100 mm का दाब लगाती है, और हमारा शरीर भी अंदर से बाहर की तरफ 100 mm का दाब लगाता है। तो सर ये दोनों दाब कैंसिल हो जाते हैं। जो हमने ये कहा था ना 16,000 किलोग्राम का वजन दाब लग रहा है, तो ये जो दाब है वो हमारे शरीर के अंदर से बाहर की तरफ एक दाब लगता है, वो दाब इस दाब को कैंसिल कर देता है, इसलिए हमको महसूस ही नहीं होता है। इतना जो दाब है वायुमंडल का वो हमें महसूस ही नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी एक दाब लग रहा है बाहर की तरफ, और बाहर से अंदर की तरफ भी वायुमंडल लगा रहा है, लेकिन ये दोनों ही दाब बराबर होते हैं। इस कारण हमें किसी भी प्रकार का वजन या फिर दाब महसूस नहीं होता है, तो वायुमंडलीय दाब हमको नहीं महसूस होता है। इतना हमें समझ में आ गया। अब हम यहाँ से एक बात समझने वाली है, अगर हम आपसे ये बोलें, अगर इस व्यक्ति को मैं स्पेस में ले जाऊं, स्पेस में, तो मान लीजिए स्पेस में ना ले जाओ, अभी स्पेस में नहीं ले जाते हैं, स्पेस में ले जाएंगे तो चलो ले जाते हैं स्पेस में, इसको स्पेस में ले जाओ, तो हम जानते हैं कि सर अगर निर्वात में ले जाएंगे तो निर्वात में तो हवा है ही नहीं, तो बाहर क्या होगा सर, बाहर तो प्रेशर शून्य, खत्म, बाहर का जो दाब होगा वो बाहर का दाब शून्य हो जाएगा, लेकिन शरीर के अंदर का दाब बरकरार रहेगा। अगर ये व्यक्ति बिना जो जैसे होता है, एक जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष में जा रहे हैं, तो अंतरिक्ष सूट पहनकर जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री जितने भी होते हैं एक अंतरिक्ष वाला एक सूट होता है उसको पहन के जाते हैं। अगर उसको नहीं पहन के जाएंगे, मान लीजिए इस व्यक्ति ने किसी प्रकार का सूट नहीं पहना है, अंतरिक्ष यात्री वाला सूट नहीं पहना है, ये ऐसे ही पहुंचा है ऊपर, तो ये क्या होगा कि शरीर के अंदर तो बाहर की तरफ एक दाब लगेगा, लेकिन सर बाहर से दाब खत्म हो जाएगा, तो शरीर के अंदर का दाब जो लगेगा
वो पूरी धमनियों को, मांस को फाड़ कर बाहर हो जाएगा और पूरा शरीर फट जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर व्यक्ति बिना अंतरिक्ष यात्रियों वाला सूट पहने अगर अनंत आकाश में चला जाता है, जहां पर स्पेस होता है, शून्य होता है, जहां पर सब कुछ वायुमंडल है ही नहीं, तो सर वायुमंडल है नहीं तो बाहर से दाब लगेगा नहीं, लेकिन शरीर के अंदर से बाहर की तरफ से दाब लगेगा, तो बाहर कुछ मिलेगा नहीं, तो ये शरीर ही फट जाएगा और व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि निर्वात में निर्वात में बिना बिना अंतरिक्ष 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 सूट सूट पहने पहने जाने पर शरीर फट जाता है, शरीर फट जाता है। अब जब शरीर फट जाएगा तो मौत हो जाएगी, तो शरीर फट जाता है। अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो सर वहां पर लो प्रेशर क्या, प्रेशर है ही नहीं, खत्म प्रेशर। शरीर के अंदर तो प्रेशर है, तो अंदर वाला बाहर की तरफ इतना प्रेशर लगाएगा कि पूरा शरीर ही फट जाएगा। तो ये हो गया। अब हम अगला एक और एग्जांपल समझते हैं कि सर यहाँ पर ये उदाहरण चल रहे हैं इसके, ये एग्जांपल चल रहे हैं, ये नोट पॉइंट था, ये एक तरह से एग्जांपल है। एक और यहाँ एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर एक व्यक्ति है, मान लो पहाड़ पर चढ़ रहा है, तो ऊपर जब पहाड़ पर चढ़ता है, मैंने अभी बताया था कि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। तो जैसे जैसे पहाड़ पर, मान लीजिए ये व्यक्ति है कोई, और ये पहाड़ पर यहाँ चढ़ गया, ये व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर चढ़ गया है, ये किसी प्रकार से यहाँ चढ़ गया है, और एक ये पहले यहाँ था, ये मान लीजिए ये जमीन पर था, अभी h ऊंचाई पर ऊपर पहुंच गया, तो सर इस पर वायुमंडल दाब, मान लीजिए कि यहाँ तक वायुमंडल की परतें थी, यहाँ तक परतें थी, तो सर इतना ही अब इसके ऊपर रह जाएगा, और यहाँ पर इसके ऊपर इतना था। इसका मतलब ये है कि सर जब ये व्यक्ति जब ऊपर चढ़ जाएगा तो सर इसके ऊपर वायु की जो मात्रा है वो कम रह जाएगी, तो वायुमंडलीय दाब घटेगा। अब हम जानते हैं सर वायुमंडलीय दाब ऊपर घटेगा, शरीर के अंदर तो 100 है, लेकिन बाहर क्या होगा, लो प्रेशर, शरीर के अंदर हाई प्रेशर हो जाएगा। ये इसका एक चित्र बनाता हूं मैं व्यक्ति का, ये व्यक्ति है, तो शरीर के अंदर तो हाई प्रेशर है, 100 है, लेकिन बाहर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, बाहर हो जाएगा लो प्रेशर। तो अंदर से बाहर की तरफ देखो, जब भी हवा है, वायु है, पवन, हवा, वायु, पवन या फिर गैस का जो प्रवाह है किधर होता है, हमेशा सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा भागती है। हमेशा हवा का फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। जहां ज्यादा प्रेशर है वहां से हवा लो प्रेशर की तरफ भागना प्रारंभ करेगी। देखो यही कारण होता है कि जब गर्मियों का दिन होता है, तो गर्मियों के दिन में क्या होता है, नीचे की जमीन गर्म होती है, गर्म होने के कारण नीचे की हवा गर्म हो जाती है, और हवा गर्म होकर ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पर खाली जगह हो जाती है। खाली जगह का मतलब है लो प्रेशर हो गया। तो सर इस खाली जगह को भरने के लिए कहीं दूर से बहुत तीव्र गति से हवा चल के आती है। इसीलिए देखा होगा कि गर्मियों के दिन में आंधी और लू चलती रहती है, क्योंकि वो होता क्या है कि नीचे की जमीन गर्म हो जाती है, और गर्म होने के कारण हवा ऊपर उठ जाती है, तो यहाँ खाली जगह रह जाती है, लो प्रेशर हो जाता है। तो लो प्रेशर को भरने के लिए कहीं हाई प्रेशर से बहुत तीव्र गति से हवा चल के आती है इसको भरने के लिए, इसीलिए सर आंधी और लू वगैरह चलती है, तो वो देखा होगा। तो अब हम जानते हैं कि सर ये व्यक्ति यहाँ से ऊपर चढ़ गया है, तो अंदर तो हाई प्रेशर है, लेकिन ऊपर जाने पर लो प्रेशर हो, बाहर प्रेशर हो जाएगा कम, तो बाहर लो प्रेशर होगा। और हम जानते हैं सर हवा किधर से किधर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो ये सांस छोड़ तो देगा, सांस छोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब सांस लेगा तो इसको लेने में सांस लेने में दिक्कत आएगी, सांस को खींचने में दिक्कत आएगी, क्योंकि बाहर लो प्रेशर हो चुका है। और हमें कैसे करनी, बाहर से अंदर की तरफ खींचना है, मतलब उल्टा करना है। हवा का फ्लो क्या होता है, हाई से लो तक, लेकिन हमें क्या करना है, हमें लो से बाहर से अंदर खींचनी है, मतलब लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ बाहर से अंदर अगर खींचनी है हवा, तो सर हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। हमारे फेफड़े बोल जाएंगे, बोलेंगे भाई साहब बाहर लो प्रेशर है, तुम्हारी बॉडी के अंदर हाई प्रेशर है, तुम उल्टा खींच रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे फेफड़े कहेंगे कि ज़्यादा प्रेशर लगाने की आवश्यकता होगी, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो आपने ये सुना होगा कि सर पहाड़ पर जब कोई व्यक्ति चढ़ जाता है तो उसको सांस को खींचने में दिक्कत होती है। क्यों होती है, क्योंकि सर उसके शरीर के अंदर तो हाई प्रेशर है ही, शरीर के अंदर का प्रेशर नहीं बदल रहा है, लेकिन ऊपर जाने पर बाहर का वायुमंडलीय दाब था वो कम हो गया, तो शरीर के अंदर हाई प्रेशर, बाहर लो प्रेशर। तो हम लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जब उल्टी तरफ से हवा खींचेंगे तो क्या होगा, तो फिर हमारे फेफड़ों को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और सांस को खींचने में हमको दिक्कत आएगी। तो हम इस बात को लिख देंगे
कि जब कोई कोई व्यक्ति पहाड़ पहाड़ पर जाता है तो उसे उसे श्वास श्वास खींचने में दिक्कत आती है दिक्कत आती है। सांस को अगर वो खींचेगा तो उसको समस्या आएगी। इतना हमें समझ में आ गया। तो ये बात होगी। अगर हम अगली बात करते हैं कि सर स्पेस में अगर हम जाएंगे तो स्पेस में कोई व्यक्ति फट जाएगा, ये हम समझ में आ गया। और अगर हमारे पास अगर कोई व्यक्ति है पहाड़ पर अगर चला जाएगा सर, पहाड़ पर भी उसका लो प्रेशर बाहर हो जाता है, अंदर हाई प्रेशर हो जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। अब हम बात करते हैं सर यहाँ पर अगला एग्जाम्पल। आपने वैक्यूम क्लीनर देखा होगा, वैक्यूम वैक्यूम क्लीनर वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? मान लीजिए ये वैक्यूम क्लीनर है और ये इसका बाहर पाइप लगा रहता है। होता क्या है, वैक्यूम क्लीनर क्या है कि अपने अंदर पता क्या करता है, अपने अंदर वैक्यूम बना देता है, हवा को बाहर खींच देता है, अपने अंदर की हवा को बाहर फेंक देता है। तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है, मतलब यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है और बाहर तो हाई प्रेशर है ही। मतलब वैक्यूम क्लीनर क्या होता है, जब हम उसको चलाते हैं तो वैक्यूम क्लीनर अंदर की हवा को बाहर फेंक देता है। तो अंदर की हवा जब बाहर आ जाती है तो अंदर हो जाता है लो प्रेशर और बाहर है हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपने आप ही हवा खिंचती है, तो यहाँ जितने भी धूल धुएं के कण होते हैं वो अपने आप ही इसके अंदर आ जाते हैं। तो हम जानते हैं सर वैक्यूम क्लीनर किसी भी मिट्टी वगैरह को अपने अंदर खींच लेता है। तो वो क्यों खींच रहा है सर? वो भी हाई टू लो खींचने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि अंदर वैक्यूम बन चुका है। अगर अंदर वैक्यूम बन गया है तो सर हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागेगी और अपने साथ मिट्टी धूल धुएं के कण भी खींच ले जाएगी। इसके कारण ये मिट्टी वगैरह सब इसके अंदर आ जाती है। अगला हमने देखा होगा सर एक एग्जाम्पल स्ट्रॉ। अगर आपने स्ट्रॉ देखी होगी, स्ट्रॉ क्या होता है, जैसे जूस वगैरह पीते हैं तो हम उसमें स्ट्रॉ डालते हैं, फिर ऊपर की तरफ हवा खींचते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उस लिक्विड को नहीं पीते हैं, हमें क्या करते हैं, उस स्ट्रॉ के अंदर जो हवा है उस हवा को हम ऊपर खींच लेते हैं। तो उस स्ट्रॉ में क्या होता है कि हवा हमने जैसे ही ऊपर खींची तो उस स्ट्रॉ के अंतर्गत वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही वैक्यूम क्रिएट हुआ वैसे ही उस लिक्विड पर दाब तो लग ही रहा है। तो दाब लगने के कारण वो लिक्विड अपने आप ऊपर चढ़ आता है। इसका मतलब सर स्ट्रॉ में पानी को खींचा जाता है या फिर किसी जूस को खींचा जा रहा है, तो वो किसके कारण खींच रहा है? वो भी सर स्ट्रॉ के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया है, इसके कारण वो अपने आप ही आ रहा है। समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर ये स्ट्रॉ का हो गया। हम अगला एग्जाम्पल और देखते हैं सर। अगला एग्जाम्पल क्या है, तो स्ट्रॉ वैक्यूम क्लीनर हो गया और स्ट्रॉ हमें समझ में आ गया कि सर स्ट्रॉ वाला होता है, उसमें भी इस तरह से काम चलता है। हम अगला देखते हैं कि देखो हमने एक अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि सर पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी पर पूरी पृथ्वी पर कहाँ पर वायुमंडलीय दाब मैक्सिमम होता है। तो हमने अभी बताया भी था कि समुद्री तल पर सर मैक्सिमम वायुमंडलीय दाब होता है। कितना होता है सर? वो भी हमने अभी वैल्यू लिखाई थी 1.01325, इतनी हमने लिखाई थी, मल्टीप्लाई बाई 10⁵ पास्कल। तो वो आप जाकर देखो। तो हमने दिखाया था कि समुद्री तल पर सर वायुमंडलीय दाब मैक्सिमम होता है। तो समुद्री तल पर मैक्सिमम है तो समुद्री जो यात्री होते हैं वो हल्का भोजन करते हैं। अगर भारी भोजन कर लेंगे तो शरीर के अंदर तो भाई जितना प्रेशर है वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन बाहर 100 था, पृथ्वी की सतह पर जब भूमि पर जाते हैं तो 100 होता है, लेकिन और शरीर के अंदर भी 100 है। जब व्यक्ति समुद्र में चला जाएगा तो फिर वहां पर बाहर का प्रेशर लो हो जाएगा, बाहर का प्रेशर नहीं हाई हो जाएगा। यहाँ पर 100 से ज़्यादा होता है समुद्र पर। तो बाहर जब हाई प्रेशर हो जाएगा और शरीर के अंदर लो है तो सर बाहर से दबाव ज़्यादा लगेगा। दबाव ज़्यादा लगने के कारण अगर आमाशय में हमने ज़्यादा भोजन रख लिया है तो बाहर से दबाव ज़्यादा होगा, वॉमिटिंग आएगी, हमें उल्टियाँ हो जाएंगी और हमारी तबीयत खराब हो सकती है। इसीलिए जो समुद्री यात्री होते हैं जो यात्रा करके जाते हैं जहाज में, वो उन लोगों को हल्का भोजन दिया जाता है, उनको ज़्यादा भारी भोजन नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर ज़्यादा भारी देंगे, बाहर हाई प्रेशर है और शरीर के अंदर लो प्रेशर है, तो वॉमिटिंग होने का खतरा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समुद्री सतह सतह पर हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब मैक्सिमम होता है
इसलिए इसलिए समुद्री यात्रियों को यात्रियों को हल्का भोजन दिया जाता है, हल्का भोजन भोजन दिया जाता है। समुद्री यात्री होते हैं उनको हल्का भोजन देंगे, क्योंकि अगर भारी भोजन देंगे उनको तो सर वॉमिटिंग हो सकती है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। तो ये भी हमको याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल और हम समझते हैं सर, एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे मान लीजिए गुब्बारा है, अगर हम जमीन पर खड़े हैं तो हमने फूंक मार के गुब्बारे में हवा भर दी है, तो जमीन पर जितना भी वो होगा, बाहर का वायुमंडलीय दाब होगा, उस हिसाब से वायुमंडलीय दाब के हिसाब से हमने उसमें हवा भर दी है। तो अंदर भी हवा हमने भरी है, तो अंदर का वायुमंडलीय दाब और बाहर का वायुमंडलीय दाब बराबर है, अभी बराबर है, तो आराम से उसका एक साइज बन जाता है। अगर हम इस गुब्बारे को ऊपर छोड़ दें और ऊपर जाए, ये गुब्बारा अगर जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा तो क्या होगा, ऊपर जाने पर सर वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। तो जैसे जैसे वायुमंडल गुब्बारा ऊपर जाएगा वैसे वैसे वायुमंडल बाहर का जो वायुमंडल दाब है वो कम होता जाएगा, और अंदर तो वायुमंडल दाब फिक्स रहेगा, गुब्बारे के अंदर फिक्स रहेगा, लेकिन बाहर का कम हो जाएगा। तो अंदर से बाहर की तरफ एक बल लगाएगा, तो गुब्बारे का आकार बढ़ता जाएगा, आकार बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर जाएगा तो अंदर का प्रेशर हावी हो जाएगा और बाहर का प्रेशर कम होता जाएगा, तो अंदर से बाहर की तरफ बल ज़्यादा लगेगा, इसके कारण गुब्बारे का आकार बढ़ेगा और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिस पर गुब्बारा फट जाएगा। तो हम कहेंगे कि एक गुब्बारे गुब्बारे को पृथ्वी से ऊपर, पृथ्वी सतह सतह से ऊपर ऊपर ले जाने पर उसका आकार बढ़ता है, बढ़ता है। ये हम याद रखेंगे। अगर एक गुब्बारे को हम पृथ्वी सतह से ऊपर ले जाएंगे तो उसका आकार बढ़ता है, और सर बढ़ते 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 एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिस पर वो सहन नहीं कर पाएगा, फट जाएगा गुब्बारा। तो यहाँ से सवाल कैसे बन सकता है, ऐसे बनेगा कि एक कहेगा कि जैसे देखो, मैंने इससे पहली वाली द्रवों का दाब पढ़ाया था, तब मैंने बुलबुले का डिस्कशन किया था कि सर बुलबुला भी पानी की में जितना अंदर होता है उतना छोटा होता है, जैसे जैसे वो ऊपर आता है वैसे वैसे आकार बढ़ाता है। सेम उसी प्रकार से गुब्बारा गुब्बारा जितना भी बड़ा है तो ऊपर जाएगा तो उसका आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, और ऊपर जाकर जब उसका मैक्सिमम आकार हो जाएगा तो फिर बाद में वो फट जाएगा। तो हम यहाँ से अगर क्वेश्चन बनाना चाहें तो कैसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे आएगा कि एक गुब्बारा है 10 मीटर की ऊंचाई पर है और वहां से हम उसको 50 मीटर की ऊंचाई पर ले गए, तो बताइए गुब्बारे के आकार में क्या परिवर्तन आएगा। तो सवाल ऐसे ऑप्शन होंगे, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या केवल बढ़ेगा या फिर केवल घटेगा। तो हम कहेंगे सर केवल बढ़ेगा आकार, 10 से अगर 50 मीटर ऊंचाई पे ले जाओगे तो केवल आकार में वृद्धि होगी। तो ये हम समझ में आ गए। तो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद और कुछ एग्जाम्पल हैं उनको भी हम समझते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम आगे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखो एक घटना है वैक्यूम इम्प्लोजन। वैक्यूम इम्प्लोजन क्या होता है, आप इस वीडियो को जरा देखिए, इस वीडियो को जरा देखिए ध्यान से कि इसमें वैक्यूम इम्प्लोजन मैंने दिखाया है कि आखिरकार वैक्यूम इम्प्लोजन क्या होता है, इस वीडियो में मैंने दिखाया है। आप इसको ध्यान से जरा देखो, तो यहाँ पर वैक्यूम इम्प्लोजन का एग्जाम्पल आपको बताया गया है। पहले आप वीडियो को देखिए। चलो उम्मीद है कि आपने वीडियो देख ली होगी, देखा होगा कि किस तरह से देखो यहाँ पर इस वीडियो में क्या था, इस वीडियो में क्या है कि एक पाइप लगा हुआ है, एक पाइप के माध्यम से उसकी हवा को खींचा जा रहा है, हवा खींची जा रही है, और जैसे जैसे हवा खींची जाती है तो अंदर वैक्यूम बन जाता है, और जैसे ही वैक्यूम बन जाता है, जब वैक्यूम बन जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ सर टैंक था हमारे पास, ये टैंक था, और अगर हमने इसमें से पाइप लगाकर इसकी हवा को खींच लिया तो सर अंदर वैक्यूम बन जाएगा, और जैसे ही वैक्यूम बनेगा तो अपने आप ही, क्योंकि बाहर का वायुमंडलीय दाब बहुत ज़्यादा है, तो वो वायुमंडलीय दाब इतना ज़्यादा है कि सर जब हम इसमें से अंदर से हवा खींच लेंगे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि उसमें से अंदर से हवा खींच ली गई, और जैसे ही हवा खींची तो बाहर का वायुमंडलीय दाब तो बहुत होता ही है, इतनी भारी जो एक कैंटर होता है उसमें बहुत मोटी परत होती है लोहे की, उससे वो बनाते हैं, वो भी पिचक गया,
आपने देखा होगा कि सर वो किस तरह से पिचका है। तो कुल मिलाकर सर ये वैक्यूम इम्प्लोजन है। ये कैसे होता है कि सर इससे भी पता चलता है कि सर वायुमंडलीय दाब कितना ज़्यादा होता है। अंदर से हम वैक्यूम बना देते हैं तो बाहर से दाब इतना लगता है जिसके कारण वो पूरा पिचक जाता है, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा। अगला है हमारा, पेन की स्याही ऊपर जाने पर रिस जाती है। जैसे मान लीजिए हम हमारे पास कोई पेन है, अगर हम ऊपर जाते हैं कहीं पर, मान लो पहाड़ पर चढ़ जाएं या फिर और भी ऊपर जाएं, हेलीकॉप्टर में जाएं, मान लो हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर में क्या होता है कि वो बंद नहीं होता है, हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में ही उड़ता है, उसकी खिड़की वगैरह भी खोल सकते हैं। तो होता क्या है कि हेलीकॉप्टर में जब ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब ऊपर जाने पे कम होता है, और उस पेन में जब इंक भरी गई थी तो जमीन पर जितना भी वायुमंडल था उसके हिसाब से वो भरी गई थी। लेकिन जब हम इस पेन को लेकर ऊपर चले जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होगा, तो इस पेन के ऊपर से वायुमंडलीय दाब हटेगा, कम होगा, तो इंक अंदर से बाहर अपने आप निकल आएगी। तो देखा होगा कि सर पेन में से इंक बाहर निकल आती है, जो हमारी शर्ट वगैरह हो जाती है वो गंदी हो जाती है। आपने कभी कभी गर्मियों में देखा होगा, गर्मियों में क्या होता है, वो जमीन पर ही हम घूम रहे हैं फिर भी हमारी पेन के अंदर से इंक निकल जाती है। तो गर्मियों में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए गर्मी में नीचे की हवा गर्म हुई, गर्म होने के बाद मैंने बताया था कि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठती है। देखो यही कारण है कि जब कमरे होते हैं, कमरों में वेंटिलेटर बनाया जाता है, वो ऊपर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि नीचे की गर्म हवा ऊपर उठेगी और उस वेंटिलेटर से बाहर निकल जाएगी, जिसको हम रोशनदान बोलते हैं। ऊपर ही बनाते हैं, ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि रोशनदान नीचे होगा। ऊपर बनाया इसलिए ही जाता है ताकि गर्म हवा ऊपर उठती है और ऊपर से ही निकल जाए बाहर, इस तरह से इसलिए बनाते हैं। तो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए नीचे की हवा गर्म हुई और यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठ गई, अब जब ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा। तो पेन के ऊपर जो हाई प्रेशर पहले था और हवा गर्म होकर ऊपर जा चुकी है, तो यहाँ लो प्रेशर आ गया है, तो अपने आप इंक बाहर निकल आएगी, तब भी वो इंक बाहर निकल आती है। तो हमें समझ में आ गया कि सर पेन की स्याही ऊपर जाने पर रिस जाती है। क्यों रिस जाती है? सर लो प्रेशर के कारण। लो प्रेशर, एलपी, एलपी मतलब लो प्रेशर के कारण, मतलब वायुमंडलीय दाब में कमी आ जाती है, जिसके कारण लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और लो प्रेशर जैसे ही क्रिएट हुआ वैसे ही इंक अपने आप बाहर आ जाती है। अगला हम एक एग्जांपल समझते हैं सर, एरोप्लेन। एरोप्लेन आपने देखा होगा सर, चलो मान लो हेलीकॉप्टर में तो हम मान लो खिड़की वगैरह खोल लेते हैं, क्योंकि वो क्षोभ मंडल में नीचे उड़ता है, हम उसमें खिड़की वगैरह खोल के भी आराम से जा सकते हैं। लेकिन सर एरोप्लेन तो बहुत ऊपर उड़ता है, समताप मंडल में जाकर उड़ता है। तो अगर बहुत ऊपर जाके उड़ता है तो सर वहाँ तो बहुत लो प्रेशर हो जाता है, बहुत लो प्रेशर हो जाएगा। तो एरोप्लेन में क्या होता है कि जब वो जमीन पर खड़ा होता है एरोप्लेन, तो पहले से उसमें बाहर से हवा भरकर हाई प्रेशर कर लिया जाता है। जमीन पर जितना भी हवा का हाई प्रेशर है उतना हाई प्रेशर यहाँ हम एरोप्लेन में कर लेते हैं। फिर उसके जो खिड़की वगैरह है और उसका गेट है वो बंद कर दिया जाता है। तो इसका मतलब जमीन पर जब खड़ा है एरोप्लेन तभी हम उसका हाई प्रेशर कर लेते हैं और एयर टाइट कर देते हैं, वो चारों तरफ से बिल्कुल बंद होता है, एक हवा मतलब इतना भी छिद्र नहीं होता कि हवा थोड़ी सी भी पास हो सके। फिर वो आराम से ऊपर उड़ जाता है। तो जब आराम से ऊपर जब उड़ता है तो तो ऊपर जाने पर लो प्रेशर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब कम आ जाएगा। तो सर एरोप्लेन के जो बाहर होगा वो तो बहुत मिनिमम दाब होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि वायु बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि बहुत ऊपर चला जाता है एरोप्लेन। तो ऊपर जाने के कारण एरोप्लेन के बाहर लो प्रेशर होता है, लेकिन एरोप्लेन के अंदर हाई प्रेशर होता है। वो ट्यूब, जब एरोप्लेन जमीन पर खड़ा था तो ट्यूब के माध्यम से उसमें हवा भर के उसमें हाई प्रेशर कर दिया गया था। अगर मान लीजिए अगर एरोप्लेन चल रहा है और अगर कोई यात्री अगर दरवाज़ा खोल दे तो क्या होगा? जैसे ही दरवाज़ा अगर खोलेगा तो उसके अंतर्गत जितने भी यात्री होंगे, अगर जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी तो वो क्या होंगे कि वो उड़ उड़ के बाहर की तरफ निकल के भागेंगे। क्यों भागेंगे? क्योंकि सर एरोप्लेन के अंदर हाई प्रेशर था और एरोप्लेन के बाहर लो प्रेशर है। और हमने अभी बताया था कि सर हवा है या कोई भी कण है या गैस है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। अगर मान लीजिए एरोप्लेन की खिड़की खोल दी जाए या फिर दरवाज़ा खोल दिया जाए तो जितने यात्री बिना सीट बेल्ट लगाए बैठे होंगे वो सब निकल निकल के बाहर उड़ जाएंगे। एक बार ऐसी घटना हुई थी। हुई क्या थी कि देख मान लीजिए एक इस तरह से एरोप्लेन था, एरोप्लेन, ये मैं बना देता हूँ एरोप्लेन। हुआ क्या कि ये जो छत है इस एरोप्लेन की छत, हुआ क्या था कि एरोप्लेन जा रहा था, अंदर हाई प्रेशर उन्होंने कर लिया था आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये छत थी इतनी, ये वाली जो छत थी ये छत उड़ गई,
यहाँ से टूट के वो उड़ गई। तो यहाँ पर अंदर तो हाई प्रेशर होता है। तो उस वक्त क्या था कि यात्री इसमें जितने भी बैठे थे वो तो सब सीट बेल्ट लगाए थे, बस एक एयर हॉस्टेस थी, ये रियल घटना है, एक एयर हॉस्टेस थी जो शायद यहाँ पर घूम रही थी, किसी के मतलब किसी को सामान वगैरह कुछ दे रही थी। तो वो जैसे ये टूट के भागा वैसे ही यहाँ से वो उड़ के निकल गई थी और उसकी मौत हो गई थी। ये एक रियल घटना है। तो कुल मिलाकर होता क्या है कि एरोप्लेन के अंदर अंदर होता है सर हाई प्रेशर और बाहर होता है लो प्रेशर, लो लो प्रेशर होता है। तो अगर हम एरोप्लेन की चलते हुए एरोप्लेन की खिड़की खोल देंगे या फिर दरवाजा खोल देंगे तो अंदर के यात्री बाहर की तरफ निकलना प्रारंभ हो जाएंगे, वो सब गिर जाएंगे। अगर जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी उनकी बात करते हैं। तो ये हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एरोप्लेन में बैठा व्यक्ति व्यक्ति यदि अचानक अचानक दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे खोल दे तो यात्री यात्री बाहर की तरफ तरफ उड़ जाएंगे। लेकिन उड़ेंगे वही जो सीट बेल्ट नहीं लगाकर बैठे होंगे। सीट बेल्ट लगानी चाहिए। तो कुल मिलाकर वो उड़ जाएंगे बाहर, क्योंकि भाई ये हो जाएगा। देखा होगा कि सर कभी कभी क्या होता है कि जब ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने पर तो प्रेशर कम हो गया। तो देखो शरीर के अंदर 100 होता है, 100 mmHg, वो तो फिक्स रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मान लो पहाड़ पर ऊपर चढ़ जाते हैं तो सर वहाँ लो प्रेशर हो जाता है। तो लो प्रेशर होने के कारण हमारे अंदर जो शरीर के अंदर जो धमनियाँ और सिराएं हैं उनमें तो सर हाई प्रेशर है, बाहर लो प्रेशर है। तो फिर अंदर का प्रेशर हावी हो जाता है। जहाँ पर उसको बहुत पतली पतली या फिर मुलायम सिराएं या धमनियाँ सिराएं मिलती हैं, उन सिराओं में हाई प्रेशर के कारण वो सिराएं फट जाती हैं। इसके कारण कभी कभी देखो नाक में, आँख में, कान में बहुत पतली पतली सिराएं होती हैं। तो जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ जाएंगे तो ऊपर लो प्रेशर हो जाएगा और शरीर के अंदर हाई प्रेशर है, तो अंदर वाला हावी हो जाएगा, अंदर वाला बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा। तो जो हल्की हल्की सिराएं होंगी, जैसे नाक में होती हैं, आँख में होती हैं, कान में होती हैं, तो वो सिराएं फट सकती हैं और उनसे ब्लड आ सकता है। तो ब्लीडिंग हो सकती है, उनसे रक्त निकल सकता है। तो देखा होगा किसी के कान से रक्त निकल आता है, अगर पहाड़ पर कोई जा रहा है, ट्रैकिंग कर रहा है, पहाड़ पर ट्रैकिंग कर रहा है, चढ़ रहा है, तो कभी कभी या पर्वतारोही होते हैं, कभी कभी उनके कान से खून आ जाता है, कभी नाक से खून आ जाता है, कभी आँख से खून निकल आता है। तो वो किस कारण होता है? वो इसी कारण होता है कि सर ऊपर जाने पर प्रेशर, बाहर का प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब वो कम होता है, लेकिन शरीर का प्रेशर कम नहीं होता है। तो वो हावी हो जाता है और अंदर से बाहर की तरफ एक प्रेशर लगाता है। तो जो हल्की हल्की सिराएं और धमनियाँ होती हैं वो फट जाती हैं और जिनके कारण रक्त आ जाता है। देखो गर्मियों में आपने देखा होगा कि कोई कोई व्यक्ति होता है ऐसा जिसकी कहते हैं ना नाक फूट गई, गर्मी में सोते सोते नाक फूट गई या फिर चलते चलते कैसे नाक फूट जाती है, ब्लड आ जाता है। वो होता क्या है, उसके पीछे भी ये एक लॉजिक हो सकता है। इसके पीछे दो लॉजिक हैं, एक तो मैं आपको बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा, एक मैं अभी पढ़ाता हूँ। एक होता क्या है कि जैसे मान लो गर्मी के दिन में होता क्या है, नीचे की वायु गर्म होकर हवा ऊपर चली गई, नीचे लो प्रेशर हो चुका है और शरीर के अंदर हाई प्रेशर है। तो जिन लोगों की नाक के अंदर जो नस होती हैं वो ज़्यादा मुलायम होती हैं, वो अगर मुलायम है, जो देखो ज़्यादातर मोटे लोग होते हैं उनकी नाक के अंदर जो नसें होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, उनमें ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो नस बहुत पतली है और गर्मी के कारण बाहर का जो प्रेशर है वो लो हो चुका है और शरीर का प्रेशर हाई है, तो शरीर का हावी हो जाएगा और बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा। तो नाक के अंदर जो पतली पतली नस होती हैं वो फट जाती हैं और अपने आप ब्लीडिंग हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो जुड़ भी जाती हैं। तो इस तरह से होता है, वो नाक से ब्लड आ जाता है। तो हम यहाँ पर इस बात को भी लिख सकते हैं, इस बात को लिख सकते हैं कि ऊंचाई पर जाने पर ऊंचाई पर जाने ऊंचाई पर जाने से नाक, कान या आँख आँख से रक्त आ जाता है आ जाता है। ये हर एक व्यक्ति के नहीं होता, लेकिन किसी किसी व्यक्ति के, भाई ये डिपेंड करता है कि शरीर कितना मजबूत है। अगर किसी व्यक्ति का शरीर अच्छा खासा है, हैवी है, मजबूत है, तो नहीं आएगा बेचारे का। किसी का कमजोर है शरीर तो उसके रक्त आ सकता है। ये डिपेंड करता है शरीर की क्षमता कितनी है। तो हम यहाँ लिखा है कि ऊंचाई पर जाने पर नाक, कान या आँख से रक्त आ जाता है।
क्यों क्यों आता है? हम कहेंगे वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब दाब कम होने के कारण, कम होने के कारण। तो ये हमने बता दिया सर, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, उसके कारण ये होता है। देखो ये एरोप्लेन में क्या होता है कि एरोप्लेन में हर एक सीट के ऊपर एक बॉक्स लगा रहता है और 3 सीट होती हैं और तीनों पर एक एक इतना छोटा फैन टाइप का लगा रहता है, उसको घुमाकर हम अपनी तरफ हवा कर सकते हैं। एसी आती है, उसमें एसी की हवा होती है और ऑक्सीजन आती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एरोप्लेन चलते चलते उसकी खिड़की खुल गई, या फिर मान लीजिए कैसे भी उसका हिस्सा कुछ टूट के निकल गया और जो हाई प्रेशर था वो पूरा लो प्रेशर में तब्दील हो गया। मान लीजिए चलो ठीक है कि यात्री सब ने सीट बेल्ट लगा रखी है, कोई यात्री बाहर नहीं गया है, लेकिन दिक्कत तो हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहां पर सांस नहीं ली जाएगी। तो ज़्यादा ऊपर होता है तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा समस्या होगी, व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो होता क्या है कि एरोप्लेन की सीट के जस्ट ऊपर ही एक अपने आप बॉक्स होता है, वो बॉक्स खुलता है, उसमें से अपने आप ऑक्सीजन मास्क आता है, तो ऑक्सीजन मास्क हमने लगा लिया तो वहां से ऑक्सीजन हम लेते रहते हैं। अब वो ऑक्सीजन मात्र 15 मिनट की होती है उस एरोप्लेन में, हर एक एरोप्लेन में 15 मिनट तक ऑक्सीजन वो देता है। आप कहोगे सर 15 मिनट के बाद तो मौत हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। देखो क्या होता है कि जब मान लीजिए ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो पायलट को पता है कि सर ऐसी दुर्घटना हो गई है तो मुझे एरोप्लेन को नीचे ले जाना है क्षोभ मंडल में। तो वो क्या करता है कि 15 मिनट के अंतर्गत, 15 मिनट का आराम से, 15 मिनट बहुत बड़ा टाइम है एरोप्लेन के लिए, तो 15 मिनट के अंतर्गत वो एरोप्लेन को नीचे उतार लाता है क्षोभ मंडल में। तो फिर वहाँ वायुमंडलीय दाब नॉर्मल रहता है। तो वहां पर फिर यात्री तब तक 15 मिनट तक वो ऑक्सीजन काम कर जाती है, तो यात्री फिर नॉर्मल हो जाते हैं। फिर देखता है भाई कहाँ पर कोई एयरपोर्ट है नज़दीक पड़ रहा है, वहीं पर उसको लैंड करा देता है। इस तरह से होता है। तो 15 मिनट की ही ऑक्सीजन क्यों है? क्योंकि मालूम है कि सर ऐसी कभी दुर्घटना होगी तो 15 मिनट के अंदर मैं उसको नीचे भी ले आऊंगा और आराम से यात्रियों की मौत नहीं होगी फिर। तो ये हो गया। तो कुल मिलाकर ये हमको याद रहना चाहिए, ये वाला एक एग्जाम्पल और एक ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल। तो हमें ये एरोप्लेन वाले समझ में आ गए। अब यहाँ से एक और अगला नोट पॉइंट है, आप इसको नोट पॉइंट बोल सकते हैं कि देखो अगला नोट पॉइंट है कि जो दाब होता है, दाब क्वथनांक के समानुपाती होता है, ये हम याद रखेंगे। वायुमंडलीय दाब जो होता है वो समानुपाती है, वो समानुपाती होता है क्वथनांक। क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है सर? क्वथन को बोलते हैं बॉइलिंग, अगर उबलना, साधारण भाषा में बोलते हैं उबलना। सर दाब जो है, वायुमंडलीय दाब है, वो क्वथनांक के समानुपाती है, मतलब बॉइलिंग। जैसे जैसे दाब कम होगा तो सर बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। जैसे तुमने देखा होगा अक्सर पहाड़ पर जाते हैं, पहाड़ पर अगर जाएंगे तो खाना पकाने में दिक्कत होती है। तुम कहोगे सर कैसी दिक्कत आ रही है खाना पकाने में? देखो पहाड़ पर अगर ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब में कमी आएगी, वायुमंडलीय दाब में कमी आएगी तो क्वथनांक भी कम हो जाएगा। जल का क्वथनांक कितना होता है? जल कितने पर उबलता है? 100 पर उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर हम मानते हैं सर हम पहाड़ पर पहुंचकर खाना बना रहे हैं, तो हम उसमें मान लो सब्जी बनाने जा रहे हैं तो उसमें पानी डाल देंगे। अब पहाड़ पर हम ऊपर पहुंच चुके हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो गया है, और वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण सर उसका क्वथनांक भी कम हो गया है। पानी जो 100 पर उबल रहा था अब वो 100 से कम पर ही उबलेगा, 60-70 पर ही उबलना स्टार्ट हो जाएगा। और देखो सब्जी हमने मान लीजिए बनाने स्टार्ट की, अब ऊपर पहाड़ पर चढ़ गए हैं तो बॉइलिंग पॉइंट घट गया है, पानी 60 या 70 पे ही उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब सब्जी को गला नहीं पाएगा, उससे पहले बाष्प बन के उड़ जाएगा। मतलब 100 पर बाष्प बन के उड़ता है पानी, 100 पर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आ जाता है तो वो उबलना स्टार्ट होता है और बाष्प बन के उड़ना प्रारंभ होता है। लेकिन 100 तक आते आते वो सब्जी को आराम से पका देता है, गला देता है। लेकिन पहाड़ पर क्या होगा? पहाड़ पर क्या होगा कि जैसे हमने पानी डाल दिया तो वो बहुत जल्दी उबलना प्रारंभ करेगा, सब्जी गल नहीं पाएगी, उससे पहले पानी पूरा बाष्प बन के उड़ जाएगा। फिर बाहर से पानी डालो, फिर बाहर से पानी डालो, तमाम बार पानी डालना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर खाना बनाने में प्रॉब्लम आती है, वो इसी के कारण होता है। तो इसको हम याद रखेंगे, इस वाले को तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पहाड़ों पर खाना पकाने में समस्या समस्या आती है।
आती है। तो अब तुम समझ गए सर समस्या क्यों आ रही है। ऊपर जाने पर क्वथनांक घट जाएगा, जहां 100 पर उबल रहा था अब वो 60-70 पर ही उबलेगा, और जितनी जल्दी उबलेगा उतनी जल्दी बास बन के चला जाएगा, सब्जी गला ही नहीं पाएगा, कच्ची सब्जी खानी पड़ेगी फिर। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास ये हो गया। अब देखता हूँ मैं इसके अलावा अगर इसमें कुछ बचा होगा तो मैं आपको समझाता हूँ। हाँ अब बचा है क्या है कि सर वायुमंडलीय दाब तो हमने पढ़ लिया सर, बैरोमीटर से इसको मापते हैं। अब वायुमंडलीय दाब जो बैरोमीटर होता है उसका पाठ्यांक जो 14 बैरोमीटर था, मैंने अभी बताया था, मैंने अभी पढ़ाया था कि 14 बैरोमीटर का पाठ्यांक एकदम गिरे, एकदम चढ़े या फिर धीरे धीरे गिरे, तो वो उस तरह से भी परिवर्तन आता है मौसम में, मौसम का संकेत देता है। तो हम उसको अभी समझेंगे। तो एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको मैं इसको मिटाकर अगले वाले पेज पर इसको बताता हूँ। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम बैरोमीटर के पाठ्यांक को समझ लेते हैं कि सर बैरोमीटर के पाठ्यांक में अगर परिवर्तन होता है तो वो मौसम का किस प्रकार से संकेत देता है। देखिए यहाँ पर देखते हैं सर, अचानक से बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से गिरे, मतलब क्या है, अचानक से गिरने का मतलब है जो वहाँ का वायुमंडलीय दाब है वो एकदम गिरे, बहुत जल्दी गिर जाए। तो इसका मतलब क्या है कि सर अगर मान लीजिए ये है हमारे पास एक जगह, यहाँ का जो वायुमंडलीय दाब है वो बहुत तीव्र गति से घटा है, लो प्रेशर हो गया है, यहाँ पर बहुत लो प्रेशर हो गया है। अगर लो प्रेशर हो गया है तो सर इस लो प्रेशर को भरने के लिए कहीं दूर से हाई प्रेशर, मान लीजिए यहाँ पर हाई प्रेशर है और इधर हाई प्रेशर है, मतलब बाहर कहीं हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलना प्रारंभ होंगी, हवाएं चलना प्रारंभ होंगी। अगर मान लीजिए कि अचानक से बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिरा, इसका मतलब सर यहाँ का वायुमंडलीय दाब अचानक से कम हो गया है। अगर अचानक से कम हो गया है तो यहाँ लो प्रेशर की स्थिति बन गई है। अगर लो प्रेशर की स्थिति बनी है तो सर इसके आसपास में जहाँ हाई प्रेशर होगा वहाँ से हवाएं इस लो प्रेशर को भरने के लिए, देखो अचानक से गिरा है, एकदम गिरा है, तो यहाँ से जो हवाएं चलेंगी बहुत तीव्र गति से भागेंगी, बहुत तीव्र गति से इसको भरने के लिए भागेंगी। तो देखो यहाँ पर फिर क्या आने का संकेत होगा, आंधी, तूफान या फिर चक्रवात। तुम कहोगे सर चक्रवात कैसे, देखो चारों तरफ से हवाएं जब यहाँ टकराएंगी तो चक्रवात बन सकता है। तो ये क्या है, ये किस चीज का संकेत होता है, तो हम कहेंगे सर ये संकेत है आंधी, आंधी, तूफान, तूफान तथा चक्रवात, चक्रवात का निर्देश दे रहा है। आंधी, तूफान या फिर चक्रवात का ये संकेतक है। अगर एकदम बैरोमीटर का पाठ्यांक गिरेगा तो वहां लो प्रेशर हो जाएगा, और लो प्रेशर को भरने के लिए देखो एकदम गिरा है तो हवाएं भी एकदम भागेंगी, और देखो जो हवा बहुत तीव्र गति से भागती है वो नमी नहीं पकड़ पाती, जो हवा जो पवन बहुत तीव्र गति से भागकर आएगी वो नमी अपने साथ लेकर नहीं आ पाएगी। लेकिन जैसे मान लीजिए तुम एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बोलता हूँ, मान लीजिए मैं आपको मात्र एक छोटा सा डिब्बी में पानी बंद करके देता हूँ, मैंने कहा लो भाई ये पानी है और इस पानी को पकड़ के भागो, तो आप आराम से भाग जाओगे अपनी स्पीड में। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूंगा एक बाल्टी भर के पानी है, अब भागो, भाग के दिखा लोगे, नहीं। इसका मतलब ये है कि जो हवा तीव्र गति से भागती है वो सर पानी कंटेन नहीं कर पाती, पानी लेकर नहीं जाती। तो ये अचानक से गिरा था, यहाँ पर जो दाब था वायुमंडलीय दाब अचानक से घटा था, तो यहाँ से हवाएं अचानक से भागेंगी तो वो अपने साथ पानी लेकर नहीं आ पाती। यही कारण है कि सर आंधी, तूफान और चक्रवात आता है, यहाँ पर पानी नहीं होता है। लेकिन अगर ये है सर धीरे धीरे गिरता है, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे 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 गिरे, इसका मतलब लो प्रेशर तो हो लेकिन धीरे धीरे हो, तो हाई प्रेशर वाली जगहों से हवा धीरे 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 इसकी तरफ बढ़ेगी, और जो हवा धीरे धीरे चलती है वो अपने साथ नमी लेकर आती है, और धीरे धीरे हवा अगर इसकी तरफ बढ़ेगी तो यहाँ पर बादल क्रिएट हो जाएंगे, और बादल बनने के साथ ही यहाँ पर वर्षा हो जाएगी। इसका मतलब ये किसका संकेत है, वर्षा, वर्षा होने का संकेत, ये वर्षा होने का संकेत है। अगर हम बात करते हैं सर धीरे धीरे ऊपर उठता है, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे 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 ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब सर प्रेशर हाई हो रहा है, जो वायुमंडलीय दाब है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हाई प्रेशर। अब एक काम करो, यहाँ पर मान लीजिए ये है हाई प्रेशर की स्थिति बन रही है, जब हाई प्रेशर की स्थिति बनती है तो सर यहाँ हवा आती नहीं है, यहाँ से हवा जाती है,
जाती है, दूर जाती है, तो देखो यहाँ से हवा दूर भागने का प्रयास करेंगी। तो यहाँ से हवाएं जब दूर भागेंगी तो देखो चक्रवात कब बनता है, जब हवाएं इसकी तरफ आती हैं, ये चक्रवात की स्थिति है। तो यहाँ से हवाएं दूर भाग रही हैं तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिचक्रवात, इसको बोलते हैं प्रतिचक्रवात। तो हम कहेंगे सर ये है प्रतिचक्रवात या मौसम साफ, मौसम साफ, साफ रहने का संकेत, संकेत। तो हमें याद रखना है कि सर अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक है धीरे 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 ऊपर चढ़ रहा है, मतलब हाई प्रेशर की तरफ जा रहा है, तो वहां से हवाएं दूर भागेंगी तो यहाँ पर प्रतिचक्रवात की स्थिति बनेगी। ये चक्रवात की स्थिति है तो ये प्रतिचक्रवात की स्थिति है, और प्रतिचक्रवात की स्थिति को ही हम कहते हैं कि मौसम साफ रहने की संभावना है। तो कुल मिलाकर ये है, देखो अभी हमने इतना ही समझा इसको, लेकिन जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब हम चक्रवात वगैरह पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल में पढ़ाएंगे कि चक्रवात की आंख क्या होती है, काले कपासी मेघ क्या होते हैं, कैसे वर्षा करते हैं, तो वहाँ डिटेल में जानकारी देंगे। लेकिन अभी हम पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम इतना ही इसको पढ़ेंगे। तो हमें समझ में आएगा सर अचानक से अगर गिरेगा तो आंधी तूफान या चक्रवात आने का खतरा है, और धीरे धीरे गिरता है तो सर वर्षा होने का संकेत है। क्यों? क्योंकि सर धीरे धीरे गिरेगा तो हवा भी धीरे धीरे इसको आएगी भरने के लिए, तो जो हवा धीरे चल के आती है वो पानी लेकर आती है, और जो हवा तीव्र भागती है वो अपने साथ पानी लेकर नहीं आ पाती है, तो ये वर्षा होने का संकेत है। और ये धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ता है तो ये प्रतिचक्रवात या फिर मौसम साफ रहने का संभावना है। तो देखो यहाँ पर मैंने ये पढ़ाया आपको दाब, आखिरकार सर गैसों का दाब क्या होता है, तो दाब जो हम पढ़ रहे थे उस दाब को हमने पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। अब अगर हम देखेंगे अगर दाब से किस तरह से सवाल वगैरह बने हैं, तो अगली क्लास में हम देखेंगे, या तो ऐसा करेंगे कि दाब से संबंधित जितने भी सवाल बने हैं उन सवालों का डिस्कशन कर लेंगे, या फिर हम अगला कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होंगी, लगातार अपनी नॉलेज को एनहेंस आप कर रहे होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं भविष्य में इसके कभी नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो उसको उन नोट्स को मैं आपके उस टेलीग्राम पर ही डाल दूंगा, तो आप अगर उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपके पास नोट्स मिल जाएंगे। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके साथ ही साथ नोट्स बना रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर जो लोग नहीं बना रहे हैं तो वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, तो अगर चाहो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।